कहाँ तक हुआ था बेटा? होमवर्क कर लिए है ना? चलिए ठीक, ऐसा ही दिया गया था जो हो जाए। हाँ, क्वेश्चन लगा लिया बेटा जो दिया गया था? हाँ, नहीं आया था? कितने लोग का नहीं आया? कितने लोग का नहीं आया बेटा? और कितने लोग लगाया ही नहीं? ये सबसे उत्तम वाले हैं, है ना? नो रिस्क नो। हाँ, अरे बेटा अब हम लोग मालूम आप लोग का पेपर चल रहा है, लेकिन बहुत लोगों का नहीं होता, तब भी लोग छींक आ जाती तो भी छुट्टी मान लेते हैं। ऐसे भी बहुत नमूने हैं। हाँ, अब बहुत जब कुछ घर पे नहीं काम रहता कहते चलो देख आते एपीएन में क्या हो रहा है। क्यों देवी हूँ, देखिए ये 3 देवियां हैं। एक बार आई थी 1 हफ्ता, 6 महीना बाद फिर कहाँ गायब हो गई थी? साथ दोनों की तबीयत खराब होती है। बहुत अच्छे हो तुम लोग। हाँ, तो ऐसा थोड़ी सी पॉजिटिव मेहनत कर लो, दोनों साथ में डॉक्टर बन जाओ। हाँ, है ना? तो नेगेटिव साथ पॉजिटिव भी कर लिया करो, उसके लिए भी साथ निभा लिया करो। हाँ, बैठिए। चलो बेटा बताना पड़ेगा, बोलो बोलो क्वेश्चन बोलो जल्दी से। क्या था बेटा? कौन वाला है? 8-2 ए वाला हो गया है। फर्स्ट वाला कर लिया था सब लोगों ने। सेकेंड था बेटा 8 कूलम एंड 2 कूल -2 कूलम, ये वाला ना? कौन वाला नहीं आया? अच्छा 4 और 2 ये वाला नहीं आया है, दोनों पॉजिटिव है ना? पहला केस 4 और 2 का है, दोनों पॉजिटिव है बेटा। 4 माइक्रो कूलम दिया था, कूलम दिया था, कोई भी बात हो, ठीक है, डिस्टेंस वही मिलेगा। चार्ज माइक्रो में लेंगे तो माइक्रो मिलेगा, कूलम में लेंगे तो कूलम मिलेगा, मैग्नीट्यूड वही रहेगा। तो कंडीशन क्या हो रहा है यहाँ पे? ये 2 कूलम है, डिस्टेंस कितना है सेपरेशन? आर लिया आपने, इनके बीच का सेपरेशन बेटा आर है। 4 कूलम और 2 कूलम के आपके चार्जेस हैं, उनके बीच का सेपरेशन कितना है? आर है। फाइंड करना था अननोन जो चार्ज थर्ड चार्ज पार्टिकल होगा उसका नेचर, पोजीशन एंड मैग्नीट्यूड फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम। सिस्टम के इक्विलिब्रियम के लिए, मतलब तीसरा हम लोग चार्ज कितना किस नेचर का रखें, प्लस की माइनस में हो, कहाँ पे रखें, इनके बीच में कहाँ रखा जाए, और उसकी वैल्यू कितनी हो कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। ठीक, अब देखो बेटा दोनों चार्जेस पॉजिटिव नेचर के हैं। कैसे हैं? पॉजिटिव नेचर के हैं, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? ये रिपेल करेंगे। ये दोनों एक दूसरे पे रिपेल करेंगे तो इनके बीच एक रिपल्सिव फोर्स डेवलप होगा। सपोज दैट एफ डेवलप हो रहा है, इस एफ फोर्स से ये दोनों एक दूसरे से क्या करेंगे? दूर की तरफ जाएंगे। हमें करना क्या है? दोनों को अपनी पोजीशन पे मेंटेन रखना है। अब मेंटेन रखने के लिए दैट मीन्स आपको इस वाले चार्ज पे लेफ्ट साइड में फोर्स हो, इस वाले चार्ज पे किधर हो? राइट साइड में हो। यानी कोई ऐसा थर्ड एक चार्ज पार्टिकल रखा जाए जो इन दोनों चार्जेस पे लगने वाले रिपल्सिव फोर्स को बैलेंस कर दे। ठीक, तो बैलेंस करने के लिए अगर थर्ड चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव हो कि नेगेटिव? भाई पॉजिटिव कोई भी वैल्यू रखेंगे तो हमेशा रिपेल करेगा बेटा, तो कभी भी इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो सकती है और ज्यादा फोर्स लगेगा रिपल्सिव। तो थर्ड चार्ज पार्टिकल ऑलवेज जो होगा वो कैसा होना चाहिए? नेगेटिवली चार्ज। मान लो हमने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कैपिटल क्यू रख दिया, कितना रख दिया बेटा? कैपिटल क्यू चार्ज। साइन आपने प्रूव कर लिया नेगेटिव होगा। जब नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव वाला इसे क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सपोज दैट एफ डैश है और ये वाला इधर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये भी एफ डैश। अगर ये एफ डैश और एफ आपस में कैसे हों? इक्वल हो, मैग्नीट्यूड कैसा हो? इक्वल हो, डायरेक्शन आपका अपोजिट है, तो वो इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगी। ठीक, अब केस क्या होता है? पीछे हमने जो क्वेश्चन पिछले उस पर टर्म पे कराया गया था, तब दोनों चार्जेस सेम मैग्नीट्यूड के साइड वाले होते हैं, तब तो जो थर्ड चार्ज पार्टिकल होता है वो सेंटर पे रखा जाता है, उसमें फिर कैलकुलेट करने की पोजीशन आपको जरूरत नहीं है। अगर साइड वाले चार्जेस बेटा सेम मैग्नीट्यूड के हैं तो जो थर्ड चार्ज पार्टिकल होगा वो इन दोनों के मिड पॉइंट पे रखेंगे, एग्जैक्टली मिडिल पॉइंट पे। ठीक, लेकिन अगर दोनों चार्जेस डिफरेंट हैं तो उस केस में कभी भी सेंटर पे नहीं रखेंगे, कभी भी सेंटर पे रखने पे इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब बात आती है रखेंगे तो सेंटर पे नहीं रखेंगे तो किसी एक के साइड में रखेंगे, तो किधर के साइड में रखेंगे? याद रखना, बहुत सारे क्वेश्चन खाली आपके पॉइंट पे आपका क्या अलग जाएगा, वहां सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
अगर दोनों चार्जेस जो हैं अनइक्वल मैग्नीट्यूड के हैं तो जो आपका थर्ड चार्ज पार्टिकल की पोजीशन होगी वो स्मॉलर चार्ज से हाफ डिस्टेंस से लेसर होगा। मतलब टोटल जो दूरी है दोनों चार्जेस के बीच की, पहले जो टोटल सेपरेशन r था स्मॉलर चार्ज वाले से, ध्यान रखना है कहां से, स्मॉलर चार्ज वाले से, वो r/2 से लेसर डिस्टेंस पे होगा। और जो ग्रेटर अमाउंट ऑफ चार्ज है, लार्जर अमाउंट ऑफ चार्ज है, उससे r/2 से ज्यादा डिस्टेंस पे होगा। तो पोजीशन कहां से पूछी जाएगी, अब निकालने का तरीका क्या है, पोजीशन अगर बाय द वे इतने कॉन्सेप्ट पे आपका ऑप्शन नहीं वहां मैच कर रहा है, जैसे दो ऑप्शन लेसर देन आप r/2 दिया गया तब आपको निकालना पड़ेगा। जैसे अगर एक ही ऑप्शन r/2 से कम दूरी पे दिया गया है स्मॉलर चार्ज से, या लार्जर वाले चार्ज से r/2 से ज्यादा दूरी पे दिया गया है, एक ही ऑप्शन ऐसा मिल रहा है क्वेश्चन के में, तो आपको फिर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मोर देन वन ऑप्शन बना दिया जाए, उसी को अगर ट्विस्ट करना होता है आपको क्वेश्चन, तो क्या कर देते हैं, मोर देन वन ऑप्शन आपको ऐसा डिजाइन करेंगे। तो जब मोर देन वन होगा तो हमेशा आपको डिस्टेंस फिर कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे आपको मोर देन वन मान लो क्या दिया गया तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में जिधर से आपको डिस्टेंस फाइंड करना हो, स्मॉलर चार्ज से फाइंड करना हो या लार्जर चार्ज से, क्वेश्चन में दिया रहेगा जिधर से आपको डिस्टेंस फाइंड करना है उससे डिस्टेंस उस नल पॉइंट का, जहाँ पे बैलेंसिंग पॉइंट है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, उसका x कंसीडर कर लो और दूसरे साइड से r-x बना लो। ठीक, तो इसमें हमने क्या कर लिया, इधर से मान लो हमने स्मॉलर चार्ज से चाहिए तो इसे x ले लिया, और ये वैल्यू हमारी बचेगी कितनी बेटा, r-x। कितना समझ रहे हो ना। इक्विलिब्रियम के लिए अब यहाँ पे हमें दो बार इक्वेशन अप्लाई करना पड़ेगा, एक बार पोजीशन के लिए और एक बार मैग्नीट्यूड के लिए। ठीक, तो फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज सिस्टम, जो चार्ज सिस्टम है इसके इक्विलिब्रियम के लिए हम लोग बात करेंगे। फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज सिस्टम, देखो जो f की वैल्यू है f डैश और f दोनों आपस में कैसे होने चाहिए, सेम। साइन हमने पहले प्रूव कर लिया, नेगेटिव होगा, f डैश और f सेम होना चाहिए। f डैश जो होगा बेटा जिधर से निकालना है उधर से आप कंसीडर कर लो, क्योंकि यहाँ से निकालोगे तब भी f डैश वही रहेगा, यहाँ से निकालेंगे तो भी f डैश वही रहेगा। तो f डैश हम उधर से कंसीडर करेंगे जिधर से हमें चाहिए। ठीक, तो ये आएगा इधर से डिस्टेंस आपने x कंसीडर किया, चार्ज यहाँ पे q है, यहाँ पे 2 है, तो 1/4πε0 2 इंटू कैपिटल Q अपान x स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ इनके बीच लगने वाला रिपल्सिव फोर्स, यह कौन सा फोर्स है, इन ओरिजिनल चार्जेस के बीच लगने वाला रिपल्सिव फोर्स है। तो उसके लिए क्वेश्चन बनेगा 1/4πε0 4 इंटू 2 बाई कितना r स्क्वायर, होगा ना। अब देखो जो कैंसिल होने वाला है उससे पहले उड़ा दो बेटा, 2 ठीक, यहाँ पे आया 1/x स्क्वायर और यहाँ पे आया 4/r स्क्वायर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बेटा 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 2/r का, कोई दिक्कत तो नहीं है, 1/x का होल स्क्वायर। ठीक, इक्वल भाई यहाँ पे सॉरी क्यू है यार, नहीं क्यू है, q/x का क्यू, रुक जाओ उल्टा हो जाएगा, एक मिनट बेटा, यहाँ क्यू भी रिमेनिंग बचा हुआ अभी, तो q/, ऐसे कर ले रहे हैं, q/, हमें इसको रूट को हटाना है तो एक से आप q के टर्म में निकाल लो, q/, आप ले रहे हैं x, अगर इसको होल स्क्वायर के टर्म में लेना है तो इसको रूट करना पड़ेगा बेटा, अरे भाई q को रूट में ले लें और स्क्वायर कर दें, तो हम क्या करेंगे दोनों साइड से स्क्वायर को उड़ा देंगे, चला जाएगा, नहीं बुझे, हाथों हटा लो, थोड़ा एक्टिव हो जाए दिमाग। बोला गया यहाँ देखो 2 कैंसिल हो गया, 1/4π कैंसिल हो गया, यहाँ बचा q/x स्क्वायर, यहाँ बचा 4/r स्क्वायर, 4 को हमने 2/r का होल स्क्वायर लिख लिया और q/x स्क्वायर की जगह हमने लिख लिया रूट q/x का होल स्क्वायर लिख लिया, दोनों साइड का स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा रूट q, एक क्वेश्चन बना रूट q/x इक्वल टू 2 बाई कितना r, x को एक साइड में कर लो, तो x को एक साइड में आप करोगे बेटा तो x इक्वल टू, देखो ये जाएगा x इधर जाएगा तो ये r इधर आएगा और 2 कहाँ आ जाएगा, बाई में आ जाएगा, तो r इंटू रूट q बाई कितना 2, ये हमने एक इक्वेशन बना लिया, q के टर्म में हमारी पोजीशन मिल गया। सेकंड, अगेन फॉर इक्विलिब्रियम, एक बार दोबारा लगाएंगे, अगेन फॉर इक्विलिब्रियम, अगेन फॉर इक्विलिब्रियम,
देखो जब हम लोग इस सेंट्रल चार्ज और इनके बीच इक्विलिब्रियम दिखाते हैं, मतलब इनके बीच लगने वाला फोर्स और इनके बीच लगने वाले फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहां से हमें पोजीशन मिलता है। क्या मिलेगा? पोजीशन मिलेगा। दोबारा इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए एक बार कर दो, इधर के बीच लगने वाला फोर्स, बल्कि इसमें इस पे लगने वाला क्या हो गया? फोर्स। मतलब इनके बीच लगने वाला फोर्स और इनके बीच लगने वाले फोर्स से एक बार दोबारा इक्विलिब्रियम आगे अटेन कर दो, तो उस केस में बनेगा, देखो इनके बीच जब फोर्स की हम बात करेंगे बेटा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 इंटू कैपिटल क्यू, 4 इंटू कैपिटल क्यू अपान डिस्टेंस बची है कितनी? r माइनस एक्स का होल स्क्वायर होगा ना। इनके बीच इक्विलिब्रियम देखो जो अभी पहले लिखा था हम लोगों ने, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये चार्ज क्यू है, ये क्यू है, वो 2 है, तो 2q अपान एक्स स्क्वायर। ठीक, अब क्या करेंगे, यहां से भी पहले जो कटने वाला काट दो बेटा, ये क्यू कटा, 2 2 जा 4 आया, 2 अपान r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यहां बच रहा बेटा 1 अपान एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू इस इक्वेशन से आप क्या करिए, पुट कर दीजिए। कैलकुलेशन थोड़ा लंबा होगा, टेढ़ा होगा। जब फिलहाल जब आपको एग्जाम में दिया जाता है, तो अगर इसे 4 देते, इसे 1 ले लेंगे। 4:1 का रेशियो एग्जाम में दिया जाएगा। जब भी दिया गया है अभी तक, वो 4:1 के रेशियो में, सेंट्रल चार्ज 1 तो साइड वाला चार्जेस 4, ठीक, उस रेशियो में डिजाइन होता है। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे जो कंडीशन बनती है, क्योंकि एक 4 है एक 2 है, तो इसलिए ये जो आपका रिलेशन बन रहा है वो थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा है, कैलकुलेशन लंबा बन रहा है। अगर वही साइड वाला 4 और 1 होता, ठीक है, या 4 और 4 होता, तो बीच वाला हमारा 1 आ जाता, तो वहां पे कैलकुलेशन आसान हो जाता है, सिंप्लीफाई हो जाता। लेकिन यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन इसलिए टेढ़ा बन रहा है, तो रखेंगे। देखो 2 अपान r माइनस एक्स, वैल्यू कितनी है बेटा? r इंटू रूट क्यू अपान 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 अपान एक्स के जहाँ पे हो गया r रूट क्यू अपान 2 का ये भी होल स्क्वायर हो गया। इन पूरे का अगर हम लोग कर लिया जाए बेटा, पूरे का क्या करो, ऊपर नीचे स्क्वायर का, तो ये भी रूट में 2 हो जाएगा। तो इसको आप इक्वेट कर लेंगे, रूट 2 अपान r माइनस r रूट क्यू बाई 2 का होल स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर कर लेना बेटा हम, और ये अब इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान r रूट क्यू बाई 2 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर दोनों साइड से क्या हो गया, कैंसिल। अब बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो r की वैल्यू आएगी, r के टर्म में q की वैल्यू आपको मिल जाएगा। ठीक, क्योंकि r की वैल्यू न्यूमेरिकल दिया नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू जब दिया रहेगा तो रख देंगे, वहां से उसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। r की वैल्यू अगर न्यूमेरिकल नहीं दी गई, जो कैंसिल होने वाला होगा उसे कैंसिल कर दीजिएगा, और जो नहीं कैंसिल होगा वो बचा रहेगा, उसके टर्म में आपको मिल जाएगा। आप कर लेंगे ना। तो ये चीज है। फिलहाल एग्जाम में जब दिया जाएगा, तो बेटा ये साइड वाले चार्जेस इक्वल दिए जाते हैं। सेंट्रल चार्ज आ रखना, उसका 1/4 आएगा इक्विलिब्रियम के लिए। साइड वाले अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो बीच वाला नेगेटिव होगा, साइड वाले नेगेटिव होंगे तो बीच वाला पॉजिटिव होगा। तो इसके लिए जो है हमें फिर यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक, नोट कर लीजिए, जल्दी करिए। तो इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस आपने कर लिया था, किसको कर लिया था बेटा? इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस के लिए हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बता दिया था बेटा, हो गया था ना। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपको हो गया था, क्वेश्चन भी कराया था कि नहीं हुआ था? दिखाओ, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे क्वेश्चन भी करा दिया था, ट्रायंगल वगैरह। एक ही हुआ था, 2 हुआ था? चलिए वही बनते हैं बेटा। हम ऐसे लगाए सीधा चार्ज वाले से बी का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद ये वैल्यू रखेंगे 2.6 और ये आर की वैल्यू डी की वैल्यू, डी की वैल्यू कितनी थी टोटल? डी नहीं थी ना। हाँ, तो आर के टर्म में आधे से कम आएगा, यानी आर से, जैसे टोटल आर नहीं, कहाँ से निकाले हो? 4 वाले से निकालेंगे तो आधे ज्यादा आएगा। और अगर और भी माइनस करें तो 1. अरे वो उतना लगवा, ठीक। और जब यहाँ से निकालोगे तो वैल्यू आपकी क्या होगी? 0.5 से कम आएगा। हाँ, मतलब स्मॉलर चार्ज से देखेंगे तो लेसर देन r/2, और ग्रेटर वाले चार्ज से देखेंगे तो क्या, मोर देन r/2 आएगा डिस्टेंस। वही चेक करने का आपका तरीका होता है। अगर ऐसा मैच हो रहा है तो दैट मीन्स आपका राइट है, मैच नहीं हो रहा तो वो रॉन्ग है। फिर वो तो दूसरे बोला ना, वो रेशियो में है तो रेशियो में डायरेक्ट बन जाएगा। प्लस माइनस में है ना,
तो साइड में एक तो प्लस रख दो ना, जो स्मॉलर वाला है उसके बाहर रख दिए। उतने अमाउंट में चाहे उधर चाहे उधर, नहीं, उधर जिधर कम है उससे बाहर। नहीं सकती अगर हम इधर रखना चाहेंगे तो अरे इधर कैसे रखना चाहोगे आप? नहीं होगा। इसमें 8 दिया है और फिर 2 दिया है, अगर हम इधर रखेंगे तब -2 रखेंगे, और इधर रखेंगे तो +8। हाँ, तो मैग्नीट्यूड बदल जाएगा ना। आप करो चाहे वही इधर रख दो चाहे इधर रख नहीं दो, होगा, मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा फिर। अगर इधर रखेंगे तो +8 रखेंगे, हाँ। और ये से दूरी पर आधे दूरी, हाँ, और इधर रखेंगे तो आधे दूरी पर नहीं 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 नहीं, ठीक गड़बड़ हो जाएगा। इधर दिखाओ, सिद्ध किया है। पहले क्वेश्चन दिखाओ ना, क्या बोल रहे हो आप? इधर रखोगे, ठीक, आप कह रहे हो इधर रखेंगे तो 2 रखेंगे, और इधर रखेंगे तो 8 रखेंगे। इधर रखेंगे 8 पे तो बैलेंस हो जाएगा, इधर रखेंगे 2 पे बैलेंस नहीं होगा, मानने बात। इसके बीच अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो जाएगा, रिपल्सन फोर्स कम हो जाएगा। आप एक ही सिद्ध किए होंगे, इधर वाला करिएगा तो नहीं सिद्ध होगा, उधर वाला करेंगे तो नहीं होगा। नहीं, हमेशा सेंट्रल चार्ज जो होता है वो 1/4 होता है साइड वाले का। इक्विलिब्रियम के लिए याद रखना बेटा। बैठिए, इन्होंने बोला, हो गया बेटा? अरे एक साइड यार, इन्होंने कहा जैसे यहाँ पे मान लो 8 कूलाम दिया है और यहाँ पे -2 कूलाम दिया है, तो इन्होंने क्या किया, कह रहे चाहे हम इधर वाले की साइड में -2 कर दे या इधर वाला +8 कर दे, दोनों इक्विलिब्रियम होगा। इधर वाला जब +8 करोगे यहाँ पे उतने ही डिस्टेंस पे +8 कूलाम रखेंगे तो ये इक्विलिब्रियम शो करेगा। इधर जब -2 करेंगे साहब ना तो इक्विलिब्रियम कभी भी शो नहीं करेगा। इन पे लगने वाला फोर्स बराबर होगा, इन पे, लेकिन वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, क्योंकि इनके बीच दूरी कम है ना, तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो जाएगा, इनके बीच लगने वाला रिपल्सन फोर्स क्या होगा, कम होगा, तो नेट फोर्स कभी भी बैलेंस वहां पे नहीं होगा। ठीक, घर पे जाके फिर लगाना। हो गया बेटा? चलिए, किसी का क्वेश्चन फोर्स पे हो तो पूछ लो भैया। फोर्स पे अगर किसी का क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम आप चार्जेज वगैरह पे तो पूछ लीजिए। लगाते नहीं साहब लोग, है ना, खाली चैटिंग करते हैं। यादव जी कौन है? खड़े हो जाओ, तो खड़े हो जाओ। इनके यहाँ बाढ़ आ रही थी आज, सुबह घोषणा कर दिया कि आज छुट्टी है क्योंकि आज बहुत तीव्र। अरे लखनऊ बस्ती में भैया 220 किलोमीटर की दूरी है यार, तुम्हारे घर बरसता, पड़ोसी के यहाँ नहीं बरसता है। हाँ, जब NS से जाते हैं तब, अब ट्रेन से जाओगे कहोगे 186 किलोमीटर है, तो फिर बदलता रहता है। आप किस रूट से जा रहे हो? एयर रूट से जाओगे और कम हो जाएगा। अब कहाँ से आ रहे थे? अच्छा, तभी घोषणा करते सब लोग की छुट्टी, हम अभी नहीं पहुंचेंगे। हाँ, चलो लिखो। अरे कहीं से आ रहे हो बेटा? हो गया? तो अब कर लेंगे बेटा इस पे क्वेश्चन। दूसरा इसी पे एक चीज और समझ लीजिए, इक्विलिब्रियम जो होती है, एक स्टेबल टर्म आएगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे तभी आपको बताया जाएगा। एक अनस्टेबल आता है, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, दूसरा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। स्टेबल और अनस्टेबल की क्या बात होती है समझ लीजिए, लिख लो। स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, जल्दी करो। स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, कितने लोग बताएंगे व्हाट इज स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम? स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल एंड अनस्टेबल, बेटा कुछ बोलेंगे? हाँ जी, हाँ, तो और अनस्टेबल के लिए क्या होगा? इक्विलिब्रियम होना चाहिए। और कुछ क्राइटेरिया? देखो पहले बैठिए, पहले इक्विलिब्रियम के लिए बेटा किसी भी बॉडी की इक्विलिब्रियम तब होगी जब उस पर नेट फोर्स की वैल्यू 0 हो। कोई भी बॉडी है वो इक्विलिब्रियम में तब होगा जब उस पर लगने वाला नेट फोर्स कैसा हो? 0 हो। कितना हो बेटा? नेट फोर्स की वैल्यू आपकी 0। अगर नेट फोर्स किसी ब्लॉक पे किसी बॉडी पे लगने वाला 0 है तो हम लोग बोलेंगे वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी। ठीक, अब स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा? अगर हम लोग उस पर कोई क्या एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के बाद, ठीक,
वो अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस होगा अगर आपको एक्सटर्नल फोर्स रिमूव करने के बाद फिर से अपनी पोजीशन को रिटेन कर ले, मतलब जिस पोजीशन पे था फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए। कब? जब डिफॉर्मिंग फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स रिमूव करने के बाद, तो आप बोलोगे स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। और अगर डिफॉर्मिंग फोर्स क्या रिमूव करने गया, एक्सटर्नल फोर्स क्या रिमूव करने के बाद वो अपनी पोजीशन को रिटेन ना कर पाए, तो उसे कहेंगे अनस्टेबल। जैसे आप अभी सभी लोग किसमें हो? इक्विलिब्रियम में। स्टेबल तो चेक करने के बाद पता चलेगा, है ना। अभी आप किसमें हो? इक्विलिब्रियम में हो, क्योंकि नेट फोर्स आप पे 0 काम कर रहा है। मान लो इनको एक थप्पड़ खींच के मारा जाए जी, ठीक। और ये क्या कर रहे हैं, मारने के बाद टेढ़े हुए फिर से आ गए, ठीक। बट बिटिया रानी को एक थप्पड़ मारा गया है और ये परमानेंट गिर गई, तो कंडीशन क्या होगा? मतलब ये स्टेबल और ये अनस्टेबल। उल्टा कह लो, अगर ये नहीं गिरी ये गिर गए तो ये अनस्टेबल और ये स्टेबल हो गया। मतलब अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के बाद डिस्प्लेसमेंट सब में होगा, मतलब कुछ वेरिएशन आएगा, बट उस केस में अगर वो रिटेन कर ले रहा है तो कैसा हो गया? स्टेबल। और अगर रिटेन नहीं कर पाया तो क्या होगा? वो अनस्टेबल हो गया। तो दो कंडीशन आपकी होती है, एक स्टेबल, दूसरा इक्विलिब्रियम। अब चार्ज सिस्टम में हम लोग कैसे कहेंगे बेटा? मान लो ये चार्जेस हैं, देखो ये अगर चार्ज वाला हमने क्यू ले लिया और इन्हें फिक्स्ड कर दिया, क्या कर दिया बेटा? इन्हें फिक्स्ड कर दिया। साइड वाले चार्ज हमारे कैसे हैं? फिक्स्ड है, मतलब ये घूम नहीं जा नहीं सकते इधर उधर, कहीं भी इनमें मूवमेंट नहीं हो सकता है, ठीक। तो उस केस में अगर इसके सेंटर पे हम कोई भी चार्ज रखें, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, याद रखना है साइड चार्जेस आर फिक्स्ड, मतलब ये फ्री नहीं है मोशन के लिए, ये अपने पोजीशन पे कैसे हैं? फिक्स्ड हैं। तो उस केस में अगर इसके सेंटर पे कोई चार्ज हमने रखा, मान लो क्यू डैश रख लिया, साइड में थोड़ा रखें क्योंकि हमें वहीं डायग्राम बनाना पड़ेगा। अगर हमने यहाँ पे एक चार्ज है, अदर चार्ज इसके सेंटर पे, जो कि साइड चार्जेस सेम है, तो इक्विलिब्रियम के लिए हमेशा सेंटर पे रखना पड़ेगा, कोई भी चार्ज आप रखोगे, ठीक। तो उस केस में क्या होता है, अगर यहाँ पे कोई चार्ज हमने रख लिया, एनी चार्ज कुछ भी ले लो अब, तो उस केस में ये जो थर्ड चार्ज होगा, मान लो हमने लिया क्यू डैश, ये क्यू डैश बेटा हमेशा इक्विलिब्रियम में होगा अगर वो सेंटर पे रखा गया है तो। अब बोलोगे ऐसा कैसे होगा, अभी तो समझाया गया वहां माइनस लेना पड़ता है। अरे साहब माइनस लेना पड़ रहा था जब होल सिस्टम को इक्विलिब्रियम हमें डिसाइड करनी थी। यहाँ तो हमारा क्या है, ये फिक्स्ड है, मतलब ये भाग ही नहीं सकते हैं, ठीक। अब कौन मूव कर सकता है? बीच वाला। अब बीच वाला अगर आपने सेंटर पे रखा है, चाहे वो प्लस हो चाहे कैसा हो, माइनस हो, अगर हमने मान लो पॉजिटिव आपको समझाने के लिए ले लिया, तो पॉजिटिव लोगे बेटा ना, तो इसमें ये वाला प्लस इस पे इधर की तरफ रिपेल करेगा और ये वाला प्लस इस पे इधर की तरफ रिपेल करेगा। ध्यान रखना, ये वाला इधर की तरफ, ये वाला इधर की तरफ। अगर सेंट्रल चार्ज को भी हमने क्या ले लिया है? प्लस लिया है, ठीक। लेकिन चूंकि दूरियां दोनों के चार्जेस सेम है और डिस्टेंसेस सेम है, तो जितना आपको ये मान लो एक्स डिस्टेंस यहाँ से एक्स यहाँ से है, तो इस पे लगने वाला जो फोर्स होगा दोनों साइड से इक्वल एंड अपोजिट होगा, तो नेट फोर्स की वैल्यू 0 हो गई। दैट मींस चार्ज क्यू डैश विल बी इन इक्विलिब्रियम। इस कंडीशन में चार्ज कौन? चार्ज क्यू डैश विल बी इन इक्विलिब्रियम। किसमें है? इक्विलिब्रियम, सिंस एफ क्या, एफ रिजल्टेंट विल बी कैसा है? 0। रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू कैसी है आपकी? 0 है, तो इसलिए नेट फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई। नेट फोर्स 0 है, तो उस कंडीशन में आपका इक्विलिब्रियम में होगा। अब बात आता है ये स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा। देखो बेटा, अगर इस वाले चार्ज पार्टिकल को हम लोग इसके अलांग आप शिफ्ट करोगे, इधर ले जाओ चाहे इधर ले जाओगे अलांग एक्स एक्सिस, मान लो इसे हमने ले लिया, ये एक्स एक्सिस में एक्स यहाँ दिखा दिया है, आप इसको इरेज कर लेते हैं ना, रुक जाओ, नहीं वाई नहीं लेते हैं। अरे यार जबरदस्ती कहाँ कर रहे हो, जो पढ़े लिखे हो तो वही वाला लो ना, जो पढ़े हैं आप वही लीजिए। हमने कंसीडर कर लिया ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा क्या है? वाई एक्सिस है, ठीक। इसे दिमाग में पहले फीड है उसको चेंज करेंगे तो प्रॉब्लम होती है, तो जो जानते हैं कम से कम उतना तो जानते रहो पहले से। तो ये एक्स है, ये वाई है। अगर हम लोग इस चार्ज पार्टिकल को अलोंग एक्स एक्सिस डिस्प्लेस करेंगे, किधर? अलोंग एक्स एक्सिस डिस्प्लेस करेंगे। जैसे इसको आप डिस्प्लेस करके छोड़ोगे, मान लो हमने इधर की राइट साइड ले गया, राइट साइड ले जाएगी तो इनके बीच की दूरी घटेगी, तो ये वाला तेजी से रिपेल करेगा, ठीक। और यहाँ से दूरी बढ़ जाएगी तो इधर से रिपल्सिव फोर्स क्या हुआ? घट जाएगा। जैसे फ्री करोगे फिर से ये इधर आएगा, तो टू एंड फ्रो ऐसे मोशन करेगा, फाइनली आके यहीं पे
रुक जाएगा, यानी इक्विलिब्रियम वो मेंटेन अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिटेन कर लेगा, या उसकी टेंडेंसी है रिटेन करने की। बट अगर हम इसको डिस्प्लेस अलोंग वाई एक्सिस कर दिया, किधर कर दिया, वाई एक्सिस बेटा, तो जैसे यहाँ पे मान लो हमने यहाँ पे ले आया, इस पोजीशन पे जैसे ही चार्ज आपका पहुंचेगा, क्या होगा, चार्ज जैसे इस पोजीशन पे आपका पहुंचेगा, यहाँ पे हमारा पहुंचाया, अब देखो ये वाला पॉजिटिव था, हमने पॉजिटिव चार्ज अभी लिया है, दोनों के लिए अभी ऐसे ही एक्सप्लेन होगा, ये भी पॉजिटिव है तो ये इसको इधर की तरफ रिपेल करेगा बेटा, और ये वाला इसको इधर की तरफ रिपेल करेगा। जितना फोर्स ये इस पे लगाएगा उतना ही फोर्स ये भी इस पे लगाएगा, यानी ये भी फोर्स अगर हमने एफ डैश ही ले लेते हैं, एफ डैश ले लिया, तो इस एफ डैश का देखो एक कंपोनेंट इधर होगा और दूसरे कंपोनेंट ऊपर की तरफ होंगे। ये कंपोनेंट अगर मान लो ये एंगल हमारा थीटा है तो एफ डैश कॉस थीटा, और ये भी होगा एफ डैश बेटा कॉस थीटा, समझ लो, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये दोनों आपस में इक्वल अपोजिट हो गए, कैंसिल होंगे, लेकिन ऊपर वाले जो आएंगे एफ डैश साइन थीटा प्लस एफ डैश साइन थीटा, यानी 2 एफ डैश साइन थीटा, इन दोनों का जो कंपोनेंट होगा, ये देखो रिजल्टेंट ऊपर की तरफ बचा रह गया ना, अब बचा रहेगा तो ऊपर की तरफ भाग जाएगा, मतलब वो क्या करेगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम शो करेगा। मतलब ये चार्ज पार्टिकल अगर क्यू डैश पॉजिटिव है, चार्ज प्लस क्यू डैश, हम प्लस यहाँ लगा दे, प्लस क्यू डैश विल बी इन इक्विलिब्रियम सिंस एफ रिजल्टेंट विल बी जीरो अलोंग किसके, यही लिख लो इस पॉइंट को, अलोंग एक्स एक्सिस, along x axis, but it is किसमें, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, यहाँ पे हम स्टेबल भी कह सकते हैं, चार्ज प्लस क्यू डैश विल बी इन, ये हम बना लेते हैं उसको भी, स्टेबल इक्विलिब्रियम सिंस एफ रिजल्टेंट विल बी जीरो along x axis, but it is in unstable इक्विलिब्रियम along किसके, y एक्सिस। अगर y एक्सिस के along बेटा आप डिस्प्लेस कर दोगे तो इक्विलिब्रियम जो होगी वो अनस्टेबल हो जाएगी, x एक्सिस के along डिस्प्लेस करेंगे तो इक्विलिब्रियम कैसे होगी, स्टेबल होगी। कब, जब हमने प्लस क्यू डैश से चार्ज को लिया तो साइन प्लस लिया, जस्ट इसी का उल्टा होता है बेटा, अगर माइनस ले लेंगे, ठीक, यही पे अगला पॉइंट बन जाएगा, इफ क्यू डैश इज नेगेटिव, क्यू डैश कैसा हो, नेगेटिव, देन, अब उसी में समझा दें कि अलग से बना के समझाएं, अगर बुद्धि लगा लो तो अलग से समझा दें, तो खिचड़ी बन जाएंगे। अरे खिचड़ी अपना हिंदुस्तान का क्या कहते हैं, फेवरेट आहार है बेटा, आधी दुनिया खुशी खुशी में खाती है, आधी दुनिया गम में खाती है, है ना। चलो देखो अभी देखो 14 जनवरी आने वाला है, हाँ जी, नहीं आजकल तो खिचड़ी कन्वर्ट हो गया तहरी में, अब खिचड़ी नहीं रहा, खिचड़ी कुछ स्पेशल पर्वों पे बनने लगा है, 14 तारीख को बनता है, हाँ, खिचड़ी का मतलब केवल, हाँ भाई, अब उसमें दुनिया भर का चीज डाल देते, कहते खिचड़ी है, वो तो दूसरी बात हो गई है ना। चलो देखो, तो यहाँ पे क्या ले रहे हैं हम लोग, ये चार्ज क्यू क्यू है, प्लस वाला है बेटा, आपके बाद सेंटर पे हमने जो चार्ज लिया बेटा ना, ये वाला कैसा ले लें, ये चार्ज हमने आपकी बार माइनस क्यू लिया, माइनस क्यू डैश ले लिया, ठीक, कैसा ले लिया, माइनस क्यू डैश ले लिया। अब जरा देखना, ध्यान देना, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस। जैसे वहां एक्सप्लेन किया था वैसे करेंगे, बट यहाँ पे क्या एक्सिस चेंज हो जाएगी। अभी जब तक यहाँ पे रखे हैं उसके सेंट्रल पोजीशन पे बेटा, ठीक है, टोटल दूरी हमारी अगर r है तो r/2 पे इसके सेंटर पे रखेंगे, चार्जर साइड वाले सेम से, प्लस प्लस है बेटा, ये दोनों चार्ज प्लस प्लस है, ये माइनस लिया, इस पोजीशन पे आप रखोगे इसका, और ये दोनों कैसे हैं, फिक्स्ड है, ये दोनों साइड वाले कैसे हैं, फिक्स्ड है। हम लोग बीच वाले के इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, मतलब सेंट्रल चार्ज के एटम के इक्विलिब्रियम की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक। तो देखना अभी क्या है, डिस्टेंसेस बराबर, अमाउंट ऑफ साइड के चार्जेस बराबर, सेंट्रल चार्ज दोनों कॉमन है, ये इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मान लो F से, ये वाला इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा F से, दोनों F और F बराबर हैं, इसलिए नेट फोर्स की वैल्यू 0 होगी, तो इक्विलिब्रियम में है, अभी प्रेजेंट टाइम में चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है। अगर हम लोगों ने इसको एक्स एक्सिस के अलोंग आप डिस्प्लेस करिए, अगर डिस्प्लेस किधर कर रहे हैं हम लोग, अलोंग द एक्स एक्सिस, ध्यान देना, मान लो हमने इसको इधर की तरफ ले आया बेटा, समझ लो यार, किताब से नहीं समझ में आता है, अगर इसको इधर की तरफ ले आओगे तो इनके बीच की दूरी जो होगी वो घटेगी, चार्ज तो वही है
दूरी घटेगी तो इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू क्या करेगी, बढ़ जाएगी, और इनके बीच की दूरी बढ़ेगी तो अट्रैक्शन फोर्स घट जाएगा, और जब घट जाएगा तो इस चार्ज पार्टिकल पे रिजल्टेंट एक फोर्स इधर की तरफ लगने लगेगा, और इधर की तरफ लगेगा तो इधर की तरफ वो मूव कर जाएगा, यानी कि अलोंग एक्स एक्सिस डिस्प्लेस हो जाएगा। तो मीनिंग अगर सेंट्रल चार्ज आपने नेगेटिव नेचर का लिया है, कैसा लिया, नेगेटिव नेचर, तो ये सेंटर पे रखेंगे तब तो इक्विलिब्रियम में है, लेकिन अगर उसे अलोंग हम लोग एक्स एक्सिस डिस्प्लेस करेंगे तो इक्विलिब्रियम उसका डिस्टर्ब हो जाएगा, यानी कि वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, किधर, अलोंग एक्स एक्सिस। उल्टा समझो, ये समझ गया ना। वाई में ले चलते हैं बेटा, वाई में ले चलेंगे, मान लो हमने यहाँ पे इसको ले गया वाई एक्सिस में, अब वाई में ले गए तो ये क्या है, पॉजिटिव है, और ये वाला कैसा चार्ज था बेटा, नेगेटिव था ना, तो ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये वाला अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, करेगा। मान लो इस पोजीशन पे जाने पे इस पे लगने वाला फोर्स एफ डैश है, इस पे भी लगने वाला फोर्स उतना ही होगा, क्योंकि दूरियां और चार्जेस बराबर हैं, तो दोनों आपका बराबर बराबर होगा। कंडीशन क्या बनी है जरा देखेंगे, कलर क्या चूज किया, चलो देखो एक मिनट, यहाँ पे क्या होगा, अगर ये एंगल हमारा थीटा है, क्या है बेटा, थीटा है, तो इधर वाला जो फोर्स होगा ये होगा एफ डैश कॉस थीटा, दिख जाएगा बेटा, थोड़ा छोटा बन पा रहा है, ये भी इधर वाला फोर्स होगा एफ डैश कॉस थीटा। देखो ये दोनों फोर्सेस इक्वल, कॉस थीटा ये लिखा है, दिख जा रहा है ना, एफ डैश कॉस थीटा, ये भी एफ डैश कॉस थीटा, दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे, दैट मींस नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस जीरो हो रहा अभी, ठीक। लेकिन वाई एक्सिस इसका इधर के कंपोनेंट जो आएंगे, एफ डैश साइन थीटा इधर की वजह से, और एफ डैश साइन थीटा, यानी कि इधर आएगा 2 एफ डैश क्या साइन थीटा, ये 2 एफ डैश बहुत छोटा हो जा रहा है, समझ आ रहे हैं, अपने बना लेना है कॉपी में, ये थोड़ा बहुत स्पेस कम है, तो 2 एफ डैश साइन थीटा, ये मेरी क्या हो गया आपका टूवर्ड सेंटर हो गया, मतलब इस फोर्स की वजह से चार्ज पार्टिकल किधर की तरफ आएगा, फिर से अपनी मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है, जैसे यहाँ आएगा थोड़ा इधर डिस्प्लेस हुआ अप एंड डाउन, ऐसे इधर करेगा लॉन्ग वाई एक्सिस, लेकिन फाइनली अगर वो रेस्ट में आएगा तो कहाँ पे आएगा, सेंटर पे अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर बीच वाला चार्ज आपने निगेटिव रखा तो अलोंग वाई एक्सिस जो आपका इक्विलिब्रियम होगा वो मेंटेन स्टेबल होगा, और अलोंग एक्स एक्सिस आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अगर बीच वाला चार्ज पार्टिकल आपने पॉजिटिव रखा, मतलब साइड वाले चार्ज के सेम नेचर का, तो बीच वाला चार्ज पार्टिकल अलोंग क्या, किधर, किस साइड में, देखो एक्स एक्सिस कैसा था, इक्विलिब्रियम में था, अलोंग वाई एक्सिस अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में था, मतलब अलोंग एक्स एक्सिस स्टेबल इक्विलिब्रियम था, अलोंग वाई एक्सिस क्या था, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम था। तो यहाँ पे लिखेंगे if q dash is negative then q dash will be in stable equilibrium, किधर बेटा, along किधर y axis and in unstable equilibrium along किसके, x एक्सिस। ये दो पॉइंट हमारे बनते हैं बेटा, बात समझ में आ गया, हो गया। अब एक पॉइंट खाली वहीं लिख लीजिए, देखिए फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज सिस्टम, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पार्टिकल कर लो, चार्ज सिस्टम मत करो, सिस्टम में बात अलग बदल जाएगी। चार्ज पार्टिकल present between two fixed charges, resultant force on it will be क्या, जीरो, रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट विल बी जीरो, तो उन पे लगने वाला जो रिजल्टेंट फोर्स होगा उसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, जीरो हो जाती है, रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट विल बी जीरो, ठीक। हाँ अब बना के समझ गए हैं ना, लिख डालिए। और जब इक्विलिब्रियम होता है तो उस केस में क्या, पोटेंशियल एनर्जी विल बी मिनिमम होनी चाहिए, एंड लिख लीजिए, एंड पोटेंशियल एनर्जी विल बी मिनिमम, जल्दी से नोट कर लीजिए।
मैं बेटा जल्दी करिए। अटेंडेंस साइन हो गया बेटा सबका? जल्दी करो, टाइम बहुत हो रहा है बेटा। मैं नहीं हुआ, जल्दी करो, नहीं पढ़ पा रहे हो? साइन हो गया सबका? चलिए नेक्स्ट लिखेंगे। अपने नेक्स्ट पार्ट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या था बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सब लोगों ने पढ़ा होगा, बोर्ड में भी खूब बड़े अच्छे से पढ़ते हैं ना, तो खड़े हो जाइए साहब। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? व्हाट इज फील्ड? किसकी वजह से? फोर्स की वजह से फील्ड होता है या फिर से बोलो आप? बैठिए।
फील्ड डेवलप करने का कॉजिंग फैक्टर कौन होता है, आप बताओ। अच्छा, फोर्स की वजह से फील्ड डेवलप होता है, फील्ड की वजह से फोर्स डेवलप होता है। ये तो वही कहानी आई, अंडा पहले आया मुर्गी पहले आई, है ना। तो फील्ड की वजह से फोर्स डेवलप होता है आपका, और कॉजिंग फैक्टर फोर्स है, अब कैसे सही होगा। किसकी वजह से फील्ड डेवलप होता है, चार्ज की वजह से। बोलो ना, चार्ज की वजह से डेवलप हो रहा है। अरे चार्ज होगा तभी फील्ड डेवलप कर रहा है, फील्ड डेवलप होगा तभी दूसरा चार्ज पड़ के वहाँ पे फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो कॉजिंग फैक्टर क्या है, चार्ज है। अब आप बैठ जाओ, देवियों में से कितने लोग बताएंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है ड्यू टू रेस्ट ऑफ चार्ज, ड्यू टू मोशन ऑफ चार्ज, बोथ नन। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डेवलप ड्यू टू रेस्ट ऑफ चार्ज, मोशन ऑफ चार्ज, बोथ नन। बोथ। कितने लोग सहमत हैं इनके आंसर से। इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल डेवलप आइदर चार्ज पार्टिकल इज इन रेस्ट और इन मोशन। हाथ उठाइए। अरे अपने समुदाय वालों का तो हाथ उठाओ यार, हैं। 1 2 3 4 सपोर्टर्स, 1 2। और कितने लोग कह रहे हैं केवल रेस्ट की वजह से होता है, जब चार्ज रेस्ट में होता है। कितने लोग कितना मोशन की वजह से केवल होता है, रेस्ट में भी होता है, मोशन में नहीं होता। तब दोनों है ना। बैठिए बेटा। हाँ चलिए ठीक। तो चार्ज पार्टिकल बेटा इधर रेस्ट हो और मोशन, दोनों कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है। बट जब मैग्नेटिक फील्ड की हम लोग बात करेंगे ना, तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी डेवलप ओनली व्हेन चार्ज पार्टिकल विल बी इन मोशन। जब चार्ज पार्टिकल मोशन में होता है तब केवल मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है। और जब वो किस में होगा, आपका रेस्ट में होगा, तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है, मैग्नेटिक फील्ड का डेवलपमेंट नहीं होता। बट इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आइदर चार्ज पार्टिकल इन रेस्ट और मोशन, दोनों कंडीशन में आपका डेवलप होता है। ठीक, तो इसीलिए अभी जब हम लोग स्टैटिक चार्जेस की बात कर रहे हैं, इस चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस जो हमारे हैं जिसकी वजह से डेवलप हम कर रहे हैं वो रेस्ट में है। जब मोशन में होगा तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों डेवलप करेगा। जब मैग्नेटिक, जब हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ चार्जेस या करंट, तो उस कंडीशन में वहां पे जब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ चार्ज पढ़ते हैं तो चार्ज यानी कि ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। करंट मतलब क्या, फ्लो ऑफ चार्ज होता है। चार्ज फ्लो करेगा तभी करंट होगा, करंट होगा तभी क्या होगा, फील्ड डेवलप होता है। तो वो कंडीशन मोशन ऑफ चार्ज की बात करेंगे वहां पे। तो यहाँ पे अभी रेस्ट की बात करते हैं। और फील्ड होता है बेटा द स्पेस अराउंड ए चार्ज पार्टिकल इन विच अनदर चार्जेस एक्सपीरियंसेस फोर्स ऑफ क्या, इंट्रैक्शन, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन। अब इंट्रैक्शन में अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों होते हैं। अगर सेम नेचर के चार्जेस होंगे तो रिपेल करेगा, अगर अपोजिट नेचर के चार्जेस होंगे तो अट्रैक्ट करेगा। जब हम लोग फील्ड की टर्म में बोलेंगे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को आप रखोगे तो उस कंडीशन में बेटा पॉजिटिव चार्ज अगर है नेचर उसका, तो उस केस में फील्ड की डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगता है। अगर चार्ज नेगेटिव नेचर का है तो वहां पे फोर्स फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। अगर पॉजिटिव नेचर का है तो फोर्स क्या होगा, फील्ड के पॉजिटिव नेचर का है तो उस पर लगने वाला फोर्स फील्ड की डायरेक्शन में होता है। याद रखिए, पॉइंट बार बार आते रहेंगे पूरे इसमें। ठीक, और अगर नेगेटिव नेचर का चार्ज है तो फोर्स उस पर फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ठीक, जिधर फील्ड होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक क्या होगा, फोर्स आपका डेवलप होगा। ठीक, कंडीशन जब हम लोग फील्ड इंटेंसिटी की बात करते हैं, कोई भी चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसी को आप इसे दिखा लेते हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब हम लोग डिसाइड करते हैं बेटा, तो अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है, ठीक, उससे किसी टेस्ट चार्ज को अगर आर डिस्टेंस पे रखा गया है तो टेस्ट चार्ज के द्वारा जो एक्सपीरियंस्ड फोर्स होता है और उस टेस्ट चार्ज के क्या रेशियो को हम लोग कह रहे थे उस पोर्शन पे या उस पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जैसे कोई अगर पॉइंट चार्ज आपने क्यू लिया, सपोज दैट एक पॉइंट चार्ज हमने क्या लिया बेटा, क्यू है, और इससे आर डिस्टेंस पे एक टेस्ट चार्ज आपने प्लस क्यू नॉट। याद रखेंगे टेस्ट चार्ज जो होता है, इसी को हिंदी में वालों ने पढ़ा होगा परीक्षण आवेश। ठीक, टेस्ट चार्ज ऑलवेज टेकन एज ए पॉजिटिव। ठीक, एंड इट्स वैल्यू इज सो स्मॉल, ठीक है, सो दैट नेट फील्ड डज नॉट अफेक्टेड बाय द टेस्ट चार्ज। मतलब टेस्ट चार्ज जो होता है पॉजिटिव नेचर का लेते बेटा, और उसकी वैल्यू इतनी कम ली जाती है मैग्नीट्यूड में जिससे वो ओरिजिनल चार्ज की वजह से जो उस पॉइंट पे फील्ड है उसको अफेक्ट ना करे, ऐसा माना जाता है। बट प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। कोई भी चार्ज होगा कुछ ना कुछ तो डेवलप ही करेगा वो। बट हम लोग कंसीडर यही करते हैं
कि इसकी वजह से, इस टेस्ट चार्ज की वजह से जो फील्ड यहाँ पे डेवलप होगा वो एक्चुअल जो चार्ज आपने लिया है Q, उसकी वजह से डेवलप होने वाले फील्ड के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल होता है। उसके रिस्पेक्ट में जो डेवलप होगा उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा आपका, वो नेग्लिजिबल होगा। तो वहां से हम लोग डिसाइड करते हैं क्या होगा कैसे होगा, ये रिप्रेजेंटेशन आपका होता है बेटा, ठीक है। अब कंडीशन क्या बनना है आपका, यहाँ पे प्लस Q है और ये Q नॉट है। जो फोर्स इसके बीच लगने वाला होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलम्ब्स लॉ में हम लोगों ने पढ़ा था, F की जो वैल्यू होगी बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट अपान R स्क्वायर होगा। फोर्स एक्सपीरियंस बाई टेस्ट चार्ज या टेस्ट चार्ज पे लगने वाला फोर्स जो आपका होगा, दोनों चूंकि पॉजिटिव नेचर का है तो फोर्स बेटा यहाँ पे क्या होगा, अवे लगेगा, रिपल्सिव फोर्स होगा, एक दूसरे से अवे लगेगा। अब हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका होता है E इक्वल टू होता है बेटा F अपान कितना, Q नॉट। किसी भी पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी जो होती है उस पॉइंट पे क्या जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा टेस्ट चार्ज, और टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड के रेशियो के बराबर होता है। तो E की वैल्यू F बाई Q नॉट होता है बेटा, F की वैल्यू आप रखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपान R स्क्वायर बाई कितना, Q नॉट। देखो Q नॉट कैंसिल होगा तो E की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान कितना, R स्क्वायर। इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। अगर हम लोग यूनिट की बात करेंगे, SI यूनिट लेंगे तो न्यूटन पर कूलम कहलाता है, न्यूटन पर कूलम कहलाएगा। और डायमेंशन की जब बात करोगे किसकी, अगर आप डायमेंशन की बात करेंगे बेटा, डायमेंशन आपका होता है देखो फोर्स का mLT के पावर -2, mLT के पावर क्या -2, और Q इक्वल टू आप पढ़ते हो IT, तो इसका चार्ज का जो आपका डायमेंशन होता है A इंटू टी होता है। कितना होता है, A इंटू टी। बेटा ऊपर शिफ्ट करोगे तो आएगा A, ऊपर जाएगा निगेटिव में, और T पहले से -2 था, एक और जाएगा तो बन जाएगा क्या, लिख दे पूरा कि समझ जाएंगे, अरे लिख लो यार, mLT के पावर -2 अपान कितना, AT। ये AT ऊपर शिफ्ट करोगे तो mLT के पावर -2 था, एक T और गया तो mLT के पावर -3, A के पावर माइनस कितना 1, ये A है बेटा, समझ जाएंगे। A के पावर -1, तो डायमेंशन हो गया mLT के पावर -3 A के पावर -1 के बराबर होता है। तो इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। थोड़ा अभी मत लिखिए, अरे रुक जाओ एक मिनट, ठीक। तो हेडिंग करिए पहले इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड तब इंटेंसिटी लिखिएगा। हाँ जी, हाँ साहब वेक्टर है यार, फोर्स कहाँ, अरे आप आती है बुद्धिमान इतने है ही, हम मान लेते हैं कि आप इतना जानते हैं यार, लगा दें, लो भैया, अरे लगा दे रहे हैं भाई, इन्होंने बोल दिया तो लगा ही दे रहे हैं, है ना जी। इतना माना जाता है, आप इस लेवल पे हो, इतना जानते हो, है ना। आपको सर A फॉर एप्पल होता है, आपने एप्पल लिखा ही नहीं, यही खाली लिख के छोड़ दिया, हाँ तो कैसे काम चलेगा यार। भैया लिख लो, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए क्या, वेक्टर क्वांटिटी, है ना जी। देखो तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई, है ना। चलो देखो बेटा, तो यहां से दिखा लेते हैं। अगर यूनिट वेक्टर के टर्म में लिखेंगे तो R क्यूब इंटू क्या करिए, एक R लिख लीजिएगा, और यूनिट वेक्टर के टर्म में लिखेंगे R स्क्वायर, आप यूनिट वेक्टर लगा दीजिए जैसे आपकी मर्जी, ठीक। तो कई टर्म में हम लोग लिखते हैं बेटा। तो ये केस आपका होता है, यहाँ से आप दिखा दिया क्या हुआ कैसे होगा, उसके बेस पे आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। वेक्टर ही लगा लीजिए भैया, ठीक। तो अभी पहले लिखिए फिर यार फील्ड, तो उसके बाद लिखिएगा वेक्टर क्या है, ठीक। लिखिए यहाँ, ठीक है। द स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड का हेडिंग कर लो बेटा, लिख ले द स्पेस अराउंड ए चार्ज पार्टिकल, द स्पेस अराउंड ए चार्ज पार्टिकल, द स्पेस अराउंड ए चार्ज पार्टिकल, पास कर दो बेटा, साइन कर दो। द स्पेस अराउंड ए चार्ज पार्टिकल इन व्हिच another charges experiences electrostatic force of interaction, electrostatic या इलेक्ट्रिक फोर्स भी बोल लेते बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन is called electric field due to original charge particle, electric field due to original charge particle,
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ओरिजिनल चार्ज पार्टिकल। तो उससे कहते हैं बेटा हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ओरिजिनल चार्ज पार्टिकल। तो उसी को ओरिजिनल चार्ज पार्टिकल की वजह से क्या कहलाता है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ओरिजिनल चार्ज पार्टिकल्स। तो इसी को टर्म देते हैं बेटा हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कह लेंगे। अब फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, नीचे लिखिए। आप एक चीज ध्यान रखेंगे, पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड हमेशा उससे आगे होगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो फील्ड की डायरेक्शन भी हम लोग फील्ड लाइंस पढ़ेंगे तो वहां बता दिया जाएगा। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो फील्ड क्या होता है, टूवर्ड्स होता है बेटा, ठीक। तो पॉजिटिव चार्ज से ऑलवेज अवे, नेगेटिव चार्ज से ऑलवेज टूवर्ड्स होता है। फिलहाल अभी जब फील्ड लाइंस हम लोग डिस्कस करेंगे तो वहां पे बताया जाएगा। आगे लिखिएगा सब हेडिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखिएगा। देखो जब हम ऐसे डिफाइन करते हैं तो बोला जाता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज के द्वारा किसी पॉइंट पे जो फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा उसको हम लोग कह लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट, ठीक। बट जब डिफाइन करते हैं तो हम लोग टेस्ट चार्ज के टाइम में बोला जाता है। तो लिखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, डिफाइन कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट is defined as, electric field intensity at any point is defined as the force experienced by a, defined as the force experienced by a unit positive charge, force experienced by a unit positive charge placed at that point, placed at that point, placed at that point, placed at that point, okay? placed at that point। तो ये कंडीशन आपका होता है उस पॉइंट पे जो आपका क्या यूनिट पॉजिटिव चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। ऑब्टेन करेंगे इट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू द क्या टेस्ट चार्ज, अमाउंट ऑफ टेस्ट चार्ज। तो बना लीजिए, आप नोट कर लीजिए। हाँ जो लोग पहले नोट कर लिए हैं तो कोई बात नहीं। हमेशा जब डायमेंशन आपको निकालना हुआ करे बेटा तो हम लोग एसआई यूनिट सिस्टम में लिख लिया करिए, ठीक। वहाँ से डायमेंशन निकालना आसान होता है, क्योंकि अभी अब हम लोग इस सेकेंड पार्ट में जब पढ़ेंगे तो बहुत सारे ऐसे टर्म्स हमारे क्या आएंगे जिनकी कॉमन जो यूनिट्स हम लोग बोलते हैं उस यूनिट में अगर डायमेंशन निकालेंगे तो आपको रटना पड़ेगा, ठीक। लेकिन अगर आप उसी को क्या एसआई यूनिट सिस्टम में काम यूनिट से अगर आप निकालोगे तो बड़े आसानी से निकल जाता है, ठीक है। जैसे बेबर, अब बेबर को आप ढूंढो कहाँ हो, या तो आपको याद हो, नहीं तो क्या करिए उसके एसआई यूनिट आपके नोन हो तो आप रख लीजिए, निकाल लीजिए, ठीक। हो गया बेटा। हाँ बेटा, नहीं नहीं ये तो ये यहाँ का नहीं, मैग्नेटिक फील्ड की बात बोल रहे हैं। हाँ। तो एक एग्जाम्पल या यहाँ की बात नहीं की जाए। जैसे यहाँ पे आपने लिखा न्यूटन पर कूलम, या वोल्ट उसी को पर मीटर भी बोला जाता है, या जूल पर कूलम इनटू मीटर भी बोलते हैं। तो अलग अलग सिस्टम में हम लोग सीजीएस में जब लेते हैं तो लिख लेना डाइन, ठीक, स्टैट कूलम कह लेते हैं, लिख लीजिएगा वहीं पे। सीजीएस यूनिट जो होती है फोर्स की हम लोग डाइन कह लेते हैं और चार्ज की स्टेट कूलम बोला जाता है। तो वो क्या डाइन पर स्टेट कूलम, या न्यूटन पर कूलम है ना, उसी को डाइन पर स्टेट कूलम बोलते हैं सीजीएस यूनिट में, लिख दें। सीजीएस यूनिट जो होता है बेटा ये बोला था डाइन पर स्टेट कूलम, पर स्टेट कूलम हो जाता है, डाइन पर स्टेट कूलम हो जाएगा। चलिए अच्छा, डायमेंशन ये बताओ आप, किसे पूछा जाए, खड़ी हो जाए बेटा। आप तो रेगुलर क्लास करके आते हो, चलो स्कूल में पढ़ाया होगा, मैम ने पढ़ाया होगा। कौन मैम पढ़ाते फिजिक्स? क्या नाम है? दीपिका मैम। हाँ, तो उन्होंने आपको डायमेंशन पढ़ाया होगा,
स्टार्टिंग में ही। तो ये बताओ एसआई यूनिट में डायमेंशन है mLt के पावर -3 a के पावर -1, तो क्या सीजीएस में भी वही होगा या बदल जाएगा? जैसे एसआई यूनिट में यूनिट लिया हम लोग न्यूटन पर कूलम, सीजीएस में लिखा डाइन पर स्टेट कूलम, बदल गया यूनिट। तो डायमेंशन है एसआई यूनिट में आपने लिखा mLt के पावर -3 a के पावर -1, तो सीजीएस में क्या डायमेंशन भी कुछ बदलेगा या वही रहेगा? बैठो, डायमेंशन बेटा किसी भी यूनिट सिस्टम में हो आपको उसमें कोई चेंजेस नहीं आती है, ठीक। कोई भी यूनिट हो, कोई भी यूनिट सिस्टम हो, स्मॉलर हो लार्जर हो, कोई भी हो, उसमें डायमेंशन में कोई चेंजेस नहीं आती, तो उसको भी कुछ समय तोड़ फाड़ कर देना है ना। चलो हो गया बेटा, देखिए आगे। अब वहीं पे ऐसे आके नोट कर लो, ठीक। क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो उस केस में जो फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से ऑलवेज अवे होता है, नेगेटिव चार्ज से ऑलवेज टुवर्ड्स। देखिए द एरो नोट कर लो, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू positively charged particle is due to positively charged particle is away from the charges and due to negatively charged particle towards the charge, due to negatively charged particle towards the charge। तो पॉजिटिव वाले से अवे बेटा और नेगेटिव वाले से क्या होता है, टूवर्ड्स होता है, ठीक हो गया। तो पॉजिटिव से अवे, नेगेटिव से टूवर्ड्स, ठीक है। ऐसे वहीं पे अभी फोटो चाहे बना लो, पॉजिटिव से रेडियली आउटवर्ड है, ये रेडियली कैसे है बेटा, आउटवर्ड है। ये आइसोलेटेड चार्जेस हमने लिया है बेटा, आइसोलेटेड मतलब एक दूसरे से ये प्लस प्लस माइनस का कोई रिलेशन नहीं है, बहुत दूर दूर है, आइसोलेटेड है, तो इस तरह से हम लोग दिखाते हैं। जब पास पास होते हैं तो पॉजिटिव से क्या करेगा, अगर दोनों पास पास हो, तो अगर दो चार्ज पार्टिकल पास पास आपने ले लिया, पॉजिटिव से इमिट होगा, टूवर्ड्स कहाँ जाता है, नेगेटिव, पॉजिटिव से निकलता है नेगेटिव की तरफ जाएगा बेटा। लेकिन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, इनकी प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, ठीक। तो लाइंस ऑफ फोर्सेस जो होंगी पॉजिटिव से निकलेंगे, नेगेटिव पे इंड होता है। और जबकि अभी आप आगे मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, दोनों में सबसे बेसिक जो डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में, वहाँ क्या होता था, वो क्लोज लूप का फॉर्मेशन करते हैं, यानी नॉर्थ पोल से निकलती है, साउथ पे बेटा इंटर करती है, और फील्ड क्या मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ फिर मूव करती है, तो वहाँ पे क्लोज कर्व का फॉर्मेशन करती है, जबकि यहाँ पे क्लोज कर्व का फॉर्मेशन नहीं करती है। सबसे बेसिक डिफरेंस जो आपका होता है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक लाइंस में वही होता है, ठीक। तो आप बना लीजिए, वैसे थोड़ा सा याद रहेगा। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे गॉस लॉ वगैरह, ठीक। तो उस कंडीशन में जब हम लोग यहाँ तो बात कर रहे हैं हमने चार्ज पार्टिकल की वजह से, पार्टिकल शेप के चार्जेस हैं, तो उस कंडीशन में फील्ड हम लोग कैसे दिखाते हैं। अभी क्या कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस जो आपके होंगे, जैसे कोई चार्ज बॉडी है उसकी वजह से फील्ड कैसे निकालेंगे, या चार्ज किसी प्लेट पे डिस्ट्रीब्यूटेड है उसकी वजह से कैसे निकालेंगे, तो अलग अलग शेप कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से फील्ड हम लोग वहाँ से डिटरमाइन करते बेटा, ठीक। तो अगर आपका क्या सिंगल चार्ज पार्टिकल है तब तो आपने यहाँ से निकाल लिया, ग्रुप ऑफ चार्जेस होंगे तो सभी की वजह से हम लोग क्या करेंगे, फिर अलजेब्रिक सम करेंगे कि वेक्टर सम करेंगे, क्या होगा, वेक्टर सम होगा, क्योंकि फील्ड जो है वो कैसे आपकी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब वेक्टर क्वांटिटी होगा तो रिजल्टेंट जो आपका फील्ड निकालेंगे वो ग्रुप ऑफ क्या, जैसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम लोगों ने पढ़ा था फोर्स के केस में, ऐसे यहाँ भी हम लोग पढ़ेंगे फील्ड के केस में। तो नेट फील्ड जो होगा किसी पॉइंट पे वो ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से सभी इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से उस पॉइंट पे फील्ड का वेक्टर सम होगा। तो अगला पॉइंट ही बना लीजिए, वही लिखिए, सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखिएगा। यहाँ पे भी रिजल्टेंट वैल्यू होगा सबका, तो लिखिएगा द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट is equal to the vector sum of electric field is any point is equal to the vector sum of electric field at that point due to various charges Sum of the electric point equal to sum of the electric field at that point due to various charges। अलग अलग जो चार्ज पार्टिकल हैं बेटा, उनकी वजह से जो हमारा, जैसे मान लो वेरियस चार्जेस बेटा, हमने इस तरह से कुछ समथिंग चार्ज पार्टिकल ले लिया, सपोज Q1 है, Q2 है, Q3 है, इसे Qn दिखा दिया। डिस्टेंसेज आपका R1 है, R2, R3, Rn। सेंटर चार्ज आपका, ये पॉइंट आपका सेंटर पॉइंट O है। इस पॉइंट पे नेट फील्ड हमें निकालनी है। नेट फील्ड की वैल्यू क्या करनी है आपको, फाइंड आउट करनी है। तो जब नेट फील्ड आप निकालोगे ना, तो उस कंडीशन में क्या होता है, देखो इसकी वजह से फील्ड की डायरेक्शन इधर मिलेगी बेटा। मान लो E1 ले लिया इसको, इसकी वजह से फील्ड हमारा इधर होगा E1, इसकी वजह से फील्ड आपका इधर होगा E2, इसकी वजह से फील्ड आपका इधर हो गया E3, E1, E2, E3, En। ठीक, अब इन सारे चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, जब वेक्टर क्वांटिटी है तो हम लोग क्या करेंगे, इनका वेक्टर सम करेंगे। अगर आप पोटेंशियल की बात करते तो वहाँ पे अलजेब्रिक सम होता, बट यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो हम लोग बेटा सभी का क्या करेंगे, वेक्टर सम करेंगे। तो रिजल्टेंट जब फील्ड करेंगे, रिजल्टेंट फील्ड एट पॉइंट O, जो पॉइंट O आपने लिया है, कॉमन पॉइंट O लिया है, वहां पे फील्ड की वैल्यू आएगी, E की वैल्यू आएगी वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस E3 प्लस डॉट 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 En के बराबर होता है। दिस इज द नेट फील्ड एट पॉइंट O। तो ये कहलाता है बेटा हमारा रिजल्टेंट फील्ड किसी पॉइंट O पे, किसी पॉइंट O पे जो रिजल्टेंट फील्ड होगा E1 प्लस E2 प्लस E3 डॉट 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 En के बराबर होगा। तो यहाँ से आपका रिप्रेजेंटेशन आपका हो जाता है कि किसी पॉइंट पर अगर फील्ड की रिक्वायरमेंट है तो नेट फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, E1 प्लस E2 प्लस E3 डॉट 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 En के क्या होता है, बराबर। इसी को सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो स्टेटमेंट लिख लिया बेटा, पॉइंट बना के दिखा दीजिए। हो गया? तुम्हें ठंडी बहुत लग रही है क्या भैया? ये तो एक ही डायरेक्शन में बात है, तब से 20 बार तुमने मफलर खोला, 20 बार बांधा यार। ठंडी तो एक बार बांधे रखो, फिर क्या दिक्कत है? कभी ऐसे पगड़ी बांध रहे हो तो कभी ऐसे कर रहे हो। अरे ऐसे कैसे लाओ, हम बांधे जिंदगी भर ना ढीला हो यार, हैं? मतलब पढ़ने में कम, बाकी चीजें बड़ी खुराफाती होती, कभी उनको छेड़ोगे, कभी उनको करोगे, कभी नहीं कुछ मिल रहा कोई तो अपने मुफर्रर 20 बार उसको इधर उधर कर रहे हो। अरे पढ़ लो सिंसियरली बेटा, जिससे कुछ बन जाइए, नहीं तो फिर चीटियाँ काटने वाले फिर काटते ही रह जाते हैं, बाद में दूसरे लोग काटने लगते हैं, है ना।
एक्टिव होना जरूरी है बट अननेसेसरी एक्टिव होना नहीं सही है ना। ठंडी लग रही, देखो मान्यवर ने एक बार भी नहीं हिलाया अपना टोपी। ठंडी लग रही तो पहनो, ये कोई नहीं मना कर रहा है, लेकिन अब हर 2 सेकंड के बाद कभी ऐसे पट्टा बन रहा है, कभी ऐसे बन रहा है, तेरा टाइप का तो स्टाइल बना रहा है बैठे क्लास में। हाँ बेटा, अरे तो खुद अनस्टेबल हो गया है। हाँ? चलो लिखो बेटा, आगे लिखिएगा बेटा। हो गया, समझ गया। अब कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर फील्ड में है ना, कोई भी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में आप रखोगे तो उस केस में जैसे मान लो फ्रेंड लाइन्स इधर की तरफ है बेटा, ये लाइन्स ऑफ फील्ड है। ठीक, लाइन्स ऑफ फील्ड अगर इधर की तरफ है, इसमें हमने मान लो पॉजिटिव चार्ज एक रखा बेटा, प्लस चार्ज रखेंगे तो फोर्स जो इस पे लगेगा वो फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। कितना लगेगा? फील्ड की डायरेक्शन में। कब? अगर वो पॉजिटिव नेचर का है। ठीक, और अगर वो नेगेटिव नेचर का होगा, कैसा होगा? दूसरा हम ले लेते हैं इसी में, अगर ये नेगेटिव नेचर का चार्ज पार्टिकल है तो इस पे फोर्स जो लगेगा वो फील्ड के कितना लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। यानी कि पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होगा तो फोर्स फील्ड के अपोजिट। एक लाइन ऐसे करके नोट कर लो, देखिएगा। द फोर्स एक्टिंग ऑन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, द फोर्स एक्टिंग ऑन positively charged particle, force acting on positively charged particle in force acting on positively charged particle in uniform electric field, in uniform electric field, in uniform electric field is in the direction of field while on negatively charged particle, while on negatively charged particle, on negatively charged particle, on negatively charged particle, force will be opposite to the direction of, force will be opposite to the direction of, opposite to the direction of field, opposite to the direction of field। फोर्स की जो वैल्यू होगी वो फील्ड के कैसे होगा? अपोजिट होगा। किस पे? जब हम लोग कौन सा चार्ज पार्टिकल लिया? निगेटिव वाला लेंगे, और पॉजिटिव लेंगे तो फील्ड की डायरेक्शन में। पॉइंट याद रखना, क्वेश्चन लगाते समय ऐसे नीचे बना लो, क्वेश्चन लगाते समय बहुत जगहों पे यूज में आएगा बेटा। हो गया? अब यही कंडीशन होता है बेटा। अभी फिलहाल आगे जब हम लोग डिफरेंट चार्ज सिस्टम की वजह से निकालेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे, बट आप एक जनरल स्टेटमेंट लिख लो कि अगर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, कंटिन्यूअस मतलब जैसे मान लो ये बॉडी है, पेन है, अब इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, अब इसकी वजह से हमें फील्ड निकालना हो, तो जब फील्ड निकालना हो तो चार्ज कोई एक पॉइंट पे तो है नहीं, ना तो यहाँ पे ना तो यहाँ पूरे पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तब डायरेक्ट जैसे पॉइंट चार्ज की तरह हम लोग ट्रीट किया ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो उसकी वजह से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हम लोग फील्ड की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। तो अलग अलग शेप की वजह से बेटा अभी आगे जब डिफरेंट शेप की वजह से हमारा फील्ड होगा तो वहां पे डिस्कस किया जाएगा। फिलहाल कंटिन्यूअस एक पॉइंट बना लो, लिख लीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, हाँ हेडी बना लो, 2-4 लाइन लिख लीजिए, मतलब समझते रहिए। अभी जब आगे उसके पॉइंट्स बनाए जाएंगे तो बताएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस distribution of charges, due to continuous distribution of charges, electric field due to continuous distribution of charges, due to continuous distribution of charges, continuous distribution of charges। लिखिएगा
अगर कोई भी चार्ज सिस्टम है बेटा, ठीक है, वो उस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैसा है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया गया है, ठीक, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उसकी वजह से, उस सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से फील्ड की वैल्यू जो होती है हम लोग इंटीग्रेट करके निकालते हैं, कहाँ से कहाँ तक चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे मान लो एक रॉड है, रॉड पे है, तो इस यहाँ से इस एंड तक कहाँ से कहाँ तक चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके बेस पे आप वहाँ पे इंटीग्रेट करके क्या करेंगे, फील्ड, क्योंकि अलग अलग पॉइंट, मान लो इस पॉइंट पे हमें निकालना है, यहाँ पे निकालना है, और ये रॉड आपका इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इस एंड से बेटा दूरी अलग होगी, यहाँ से अलग होगी, किसी और पॉइंट से अलग होगी, तो पूरा यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंसेस क्या हो रही है, बदल रही है। तो हम लोग क्या करते हैं, लिमिट ले लेते हैं कहाँ से, ये ओरिजिन जहाँ पे मान लो R1 है, हमारे यहाँ से दूरी मान लो इस एंड का R1 है, इस एंड का क्या है, R2 है, तो R1 से लेके कहाँ तक, R2 तक के जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसको इंटीग्रेट करके आपको नेट फील्ड की वैल्यू डिटरमाइन किया जाता है। तो लिख लीजिए, ठीक है, टू फाइंड द फील्ड ऑफ ए कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिखिए, डिवाइडेड द चार्ज इनटू इनफाइनेटिसिमल, मतलब वेरी स्मॉल, इनफाइनेटिसिमल, INFINITESIMAL, इनफाइनेटिसिमल, क्या लिखे बेटा, चार्ज इनटू इनफाइनेटिसिमल, मतलब वेरी स्मॉल, छोटे छोटे पार्ट में, इनफाइनेटिसिमल चार्ज एलिमेंट, ठीक, एक क्या लिख लिया बेटा, ड्यू टू, स्टेट में बोल दो, कहाँ तक आएगा, इनफाइनेटिसिमल चार्ज एलिमेंट, देखिए, each infinitesimal charge element is considered as point charge, and net field at the given point, net field at the given point, जो given point होगा, at the given point is the net field at the given point is the summation of field at the given point, the summation of field due to किसकी वजह से, each part, due to each part। तो लिखेंगे बेटा, जो सम आपका होगा ना, यानी कि E की वैल्यू रिजल्टेंट जो आएगी इंटीग्रेशन EI के बराबर हो जाता है बेटा, मतलब जो इंडिविजुअल पार्ट है उनके सभी के हम लोग क्या कर लेंगे, सम के बराबर। अगर मान लो I की वैल्यू कितने से, 1 से लेके कहाँ तक, मान लो n सेगमेंट में आपने डिवाइड किया है, तो n तक हम लोग उसे इंटीग्रेट करके क्या कर लेंगे बेटा, ऑब्टेन कर लेते हैं। जितने सेगमेंट से मिलके बना हुआ है उन सभी का क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे, DI कर लीजिए, A की वैल्यू जो हो गया, ठीक, इसको इंटीग्रेट कर लिए कहाँ से लेके, 1 से लेके n, अगर n पार्ट में आपने डिवाइड किया है तो 1 to n कर लीजिए, जहाँ जितने सेगमेंट में डिवाइड किया है उन सभी का सम करके उनका रिजल्टेंट वैल्यू हम लोग वहाँ पे क्या कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया किसकी वजह से,
अगर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अभी आगे हम लोग इनके इस बेस पर जब क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पे बताया जाएगा। एक न्यूमेरिकल लगा लीजिए, फिर कल से पोटेंशियल तक बताए। टाइम हो गया ना? किसके लिए टाइम हुआ? खड़े हो जाओ, बाहर जाओ, गो बाहर जाइए। अभी पूछा नहीं गया ना बाबू टाइम हुआ कि नहीं हुआ? तब है अराजक तत्व वाला हरकत करते रहते हो। अरे उनसे ना बोलो, अभी आ जाएगा जब टाइम हो जाएगा तो फिर हैं, बैठो। ना मन लग रहा हो तो बाहर का रास्ता हमेशा खाली है ना? हम क्वेश्चन बोलने जा रहे हैं, तो पड़ोसी को टाइम बता रहे हो तुम, है ना? अरे हिंदी की बल नहीं है बेटा। मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ के सर के लोग के कान बड़े तेज होते हैं। वो किसी गड़बड़ हो गया हो तो बात अलग है, तो गुनगाओगे तो भी आवाज़ आ जाएगी। हिंदी वाले अपना मस्त गाथा गाते रहते, चाहे बच्चा पीछे सोता रहे, खड़ाटा मारता रहे, कोनो बात नहीं है। लेकिन आजकल वो भी नए वाले एक्टिव हो गए हैं, ठीक है? चलो देखो, अब क्वेश्चन आप ही के लिए है, आंसर पहले आप ही देना है। 2 कूलम 4 कूलम 4 कूलम, डिस्टेंस विल बी 1 मीटर ईच। आपको निकालना है, ठीक? नेट, अच्छा 4 ही कर लेते हैं तो अभी, अब कल और करना नहीं तो फिर अभी घंटा लगा दोगे। यहाँ भी हमने 4 ही कूलम कर दिया, तो निकालना है नेट फील्ड एट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल, यानी जो सेंट्रॉइड ओ है इस पे नेट फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड नेट फील्ड एट सेंट्रॉइड ओ, यानी जो ट्राइंगल का सेंटर है उस पे आपको क्या करेंगे, नेट फील्ड की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। जल्दी से निकाल दो, अब टाइम के अंदर निकालना है, 1 ही मिनट बचा है तुम्हारा टाइम, है ना? अरे अभी घंटा लिखोगे तो उसके लिए थोड़ी रिस्पॉन्सिबल होंगे। हाँ जल्दी बताओ बेटा। डिस्टेंस 1 मीटर है, साइड लेंथ 1 मीटर है। हाँ जी, कौन बोल रहा है 0 हो जाएगा बाबू? अच्छा अभी अब लगाओ, अभी बताए, पूछेंगे तो बताना। चलो कितने लोग आ गया जी? हाँ जी, 0 वाले हाथ उठाओ। कई लोग 0 0 बोल रहे हैं। अच्छा चलिए, इतने लोग 0। आप लोगों में नॉन 0 वाले हो, 0 वाले हो? खड़े हो जाते जी, क्या बोल रही हो? कुछ नहीं बोलना है। हाँ जी, आप पहले बताओ भैया, 0 क्यों आपने बोला था? आप आपके पीछे सबसे बैग। हाँ जी, सेंटर से जब निकालेंगे तो कोई वैल्यू आएगी और उसका जो डायरेक्शन होगा तो इधर हो जाएगा और उसका इधर होगा तो उसका जो परिणाम रिजल्टेड आएगा तीनों का डायरेक्शन अलग अलग है कि कहाँ है? अलग अलग सब रिजल्टेड रहेगा। बैठे, पॉइंट याद रखेंगे। सही बताया इन्होंने, हाँ सही है। हाँ जी, तो सही बताया। आप याद रखना बेटा ऐसे पॉइंट्स, अगर इक्विलैटरल कंडीशन है, वो चाहे ट्रायंगल का हो, स्क्वायर का हो, पेंटागन हो, हेक्सागन है, ऑक्टागन है, कोई भी गन हो, ठीक। अगर इक्विलैटरल है, साइड लेंथ सबके कैसे हैं? सेम सेम हैं, और चार्जेस के मैग्नीट्यूड भी सेम सेम हैं। ये यूनिवर्सल पॉइंट है, चार्जेस के मैग्नीट्यूड सेम सेम हो और सारे साइड्स आपके सेम सेम हो, चाहे ट्रायंगल का साइड हो, चाहे आपका जो भी हो, जितने भी है, मतलब
ट्राइंगल या मोर देन आपका होना चाहिए, उससे कम नहीं है, लाइन पे करोगे तो नहीं होगा, ठीक। उस केस में जो सेंटर होगा उसका ना, उस पे नेट फील्ड, नेट फोर्स, अगर यहाँ चार्ज रख दो तो फोर्स लगेगा, ऑलवेज क्या होता है, जीरो होता है। रीजन समझ लो बेटा। देखो कैसे, ये वाला चार्ज है, कंडीशन होना चाहिए साइड पे जो चार्जेस कैसे हों, इक्वल मैग्नीट्यूड के हों, साइड लेंथ आपके बराबर बराबर हों, ठीक। तो इस केस में इसकी वजह से जो फील्ड होगा वो बेटा इधर की तरफ होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे फील्ड मान लो ई हुआ, इसकी वजह से भी फील्ड इधर की तरफ होगा, इतना भी, वो भी उतना ही चार्ज, उतना दूरी मिलेगी, तो ये भी ई होगा, इसकी वजह से भी डिस्टेंस और चार्जेस सेम सेम है, तो ये भी ई होगा। अब दैट मींस आप देखो वेक्टर जब पढ़ा था आपने तो बोला गया था ये 3 वेक्टर्स आर इक्वल मैग्नीट्यूड एंड आर कोप्लेनर। अगर 3 वेक्टर है बेटा कोप्लेनर हो और सेम मैग्नीट्यूड के हो, ठीक, इक्वल है, सेम मैग्नीट्यूड होगा, आर एक्टिंग एट क्या 120 डिग्री फ्रॉम ईच अदर, देन देयर रिजल्टेंट विल बी जीरो। तो यहाँ पे वही कंडीशन बनना है बेटा कि देखो इस सेंटर पे 3 हमारे फील्ड हुए, एक इधर एक इधर एक इधर, तीनों वेक्टर ही है ना, फील्ड कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इनके बीच का एंगल कितना आएगा 120, 120 और 120, ठीक। एक प्लेन में कोप्लेनर है तो उस केस में इन दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे तो इस डायरेक्शन में मिलेगा और उसकी वैल्यू ई के बराबर ही मिलेगा, तो ये इन दो का, किसी दो का रिजल्टेंट, ठीक, इसके क्या, इन दो का जब रिजल्टेंट निकालेंगे तो इसका डायरेक्शन हमें जो मिलेगा इधर मिलेगा और उसका मैग्नीट्यूड भी क्या आएगा, ई डैश की वैल्यू ई के बराबर होगा। देखो ये दो कैंसिल हो गए, अब इन दोनों का क्या है इक्विवेलेंट, जैसे इसका एक कंपोनेंट इधर आ गया, एक कंपोनेंट इधर, ये दोनों कैंसिल और इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा किसके बराबर आएगा, ई के बराबर, ये ई और ये की कैंसिल, तो ई रिजल्टेंट की जो वैल्यू होता है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाता है। मतलब अगर इक्विलैटरल कोई भी है कंडीशन है और सारे कॉर्नर्स पे चार्जेस की वैल्यू सेम सेम है तो उसके सेंटर पे ऑलवेज फील्ड की वैल्यू, फोर्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो मिलेगी, ठीक है। तो पॉइंट याद रखिए, अब नेक्स्ट टाइम पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन करके आइएगा, इसका आंसर बहुत सारे क्वेश्चन आपको फील्ड वगैरह पे मिलते हैं, तो सॉल्व करके आइएगा, ठीक। सब